फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ग्राफ के आगे बात करें, जिसका नाम आप देख सकते हो पीछे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, इस चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सब ग्राफ के अंडर में है। तो पहले इस पर डिस्कशन करते हैं कि अगर ये टॉपिक ना पढ़ा जाए तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व नहीं हो सकते। थोड़ा सा मैं क्लास 10 से स्टार्ट करता हूँ, फिर इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको क्लास 10th में या 9th में कहीं ना कहीं आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो सीधाचार्य ने बता दिया था कि रूट्स निकालने का आपको तरीका बताया गया। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। ठीक है, लेकिन जब बात क्यूबिक इक्वेशन की आती है तो उसके लिए कोई थ्योरम नहीं है, एक अलग से रिमाइंडर नाम का थ्योरम बना दिया गया था। मतलब एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है रूट्स निकालने का, जिसमें हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस में x की वैल्यू सर्च करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेफ्ट इक्वल टू राइट होता है, तो वो रखा हुआ जो x की वैल्यू है वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक है, उसमें भी चेक किया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप देखे होंगे उस समय जब भी आप क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम्स कर रहे होंगे कि यार कभी कभी क्वेश्चंस को सर्च करना पॉसिबल नहीं होता था। मतलब जो x की वैल्यू सर्च करना, कुछ लोग सोच ही नहीं पाते थे कि यार कौन सा x रखे, x तो बहुत सारे रखे जा सकते थे, लेकिन सर्च करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक हुआ या फिफ्थ पावर के क्वेश्चंस हुए, सारे क्वेश्चंस में इस तरह से वर्कआउट होते थे। अच्छा, अब बात करें थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड पे। जैसे यार आप याद करो, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे जिसमें जैसे sin x इक्वल टू हाफ लिखा है, ठीक, और मैं पूछूं कि x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई, तब बताओ x की वैल्यू क्या क्या है। तो यार मैथमेटिकली आप x निकालने का जनरल इक्वेशन से जनरल सोल्यूशन निकालते थे हम लोग, फिर n को 0, n को 1, 2, 3 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे 0 से 3 पाई के बीच में, मतलब जैसा क्वेश्चंस का इंटरवल दिया उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस में x की वैल्यू निकालते हुए सीखते चले आए, जैसे मॉडुलस चैप्टर हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हुआ, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x हुआ। इन सारे चीज़ों में हम लोगों ने x की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना सीखा अभी तक। ओके, फिर जब x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता था, फिर उस समय हम लोग नंबर ऑफ रूट्स काउंट करते थे। याद है आपको नंबर ऑफ रूट्स क्या होता था? नंबर ऑफ रूट्स, x की जितनी अलग अलग रियल वैल्यू आता था उसको काउंट कर लेना ही क्या कहलाता था? नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, लेकिन यार उस समय x निकालना कुछ क्वेश्चंस में उतना आसान भी नहीं होता था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते थे जिसमें x निकालना उतना आसान नहीं होता था। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उस क्वेश्चन में पूछा जाता था कि नंबर ऑफ रूट्स। और आप बताओ, जब x ही निकालना आसान नहीं है कुछ क्वेश्चंस में, तब तो यार रूट्स काउंट ही नहीं कर पाओगे ना कि कितने रूट्स आएंगे समथिंग। ओके, तो ये जितने भी तरीके हैं क्वेश्चंस में नंबर ऑफ रूट्स निकालने का, सबसे बेस्ट तरीका होता है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, चाहे आप रूट्स निकालना जानते हो या ना जानते हो, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना आप बड़े आसानी से जान सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसमें लिखा है कि हेडिंग है फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस f(x) इक्वल टू gx। ठीक है, f(x) इक्वल टू gx, आपको दो फंक्शन दिया जाएगा, कुछ f(x) नाम का, कुछ gx नाम का, जिसमें प्रोसेस है वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f(x) एंड y इक्वल टू gx। यानी कि जो आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स, ध्यान रहे सिर्फ रियल रूट्स निकालने का तरीका है कि कितने टोटल रियल रूट्स आएंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, लेफ्ट हैंड साइड को हम f(x) बोल रहे हैं, राइट हैंड साइड को gx बोल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे 0 लिखा हो, मे भी ऐसा हो सकता है देखने को, तो जब यहाँ 0 लिखा होगा तो हम gx की वैल्यू क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। ठीक, इस तरह से यहाँ पे हो सकता है sin x लिखा हो, इधर x³ लिखा हो समथिंग, यहाँ इधर हो सकता है sin इनवर्स x लिखा हो, इधर tan इनवर्स x लिखा हो। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या है? वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f(x) एंड y इक्वल टू gx। यानी कि जो क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मेट के दिए जाएंगे लेफ्ट इक्वल टू राइट फंक्शंस के, पहले वाले का अलग ग्राफ बनाना है एंड gx यानी सेकेंड वाले का अलग ग्राफ बनाना है। लेकिन ये दोनों ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग एट ए टाइम, वो अलग अलग एक्सिस पे नहीं बल्कि सेम एक्सिस पे होना चाहिए। कहाँ पे? सेम एक्सिस पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सेम एक्सिस पे ग्राफ बनाना है। आपको एक ही बार एक्स खींचना है, एक ही बार वाई खींचना है, उसी में आपको f(x) बनाना है और उसी ग्राफ में आपको gx बनाना है। ठीक,
क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या चीज़, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बताओ, जब दोनों ग्राफ बनाएंगे तो हो सकता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट भी करे या नहीं भी कर सकते, कुछ भी, ठीक। तो अगर इंटरसेक्शन होता है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ, इन दोनों ग्राफ को बनाते समय सेम एक्सिस पे जब इनके इंटरसेक्शन ग्राफ के जितने होंगे वही कहलाता है, वही होगा विल बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स। यानी कि दोनों ग्राफ बनाएंगे सेम एक्सिस पे और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितनी जगहों पे कट करेगा वही कहलाएगा आपका नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब ये ब्रैकेट्स में क्या लिखा है ये मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ बनाने के बाद, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ है, सपोज दैट ये कोई ग्राफ fx का, ठीक, ब्लू वाला जो मैंने ग्राफ बनाया वो fx का है। अब ये समथिंग कुछ मैं gx बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लैक वाला gx है, मैंने दोनों सेम एक्सिस पे बनाया है। ये ग्राफ पीछे भी जा सकता था, तो हम लोग जब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे कहा गया कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके किसके, fx के ग्राफ के और gx के ग्राफ के। तो आप बताओ ये दोनों कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। अब बताओ दो ग्राफ का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कुछ x की वैल्यू आती है और कुछ y की वैल्यू आता है। इक्वेशन आपका x के एक्सप्रेशन में है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने से जो x की वैल्यू आएगा वही तो रूट्स कहलाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ग्राफ को इंटरसेक्शन निकालते समय जो x की कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो भी आएंगे, हमें नहीं पता क्या आएगा, तो जो भी यहाँ के x कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी होंगे, जब सपोज मैं इसको x1, x2, x3 तीनों रूट्स को हम तीन नाम बोल देते हैं, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, ठीक है। समझाने के लिए x लिखा हूँ क्योंकि थोड़ा फील आएगा कि ये x कोऑर्डिनेट के x1, x2, x3 वैल्यू है, ठीक है। यानी कि जब दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट, यहाँ के जो x कोऑर्डिनेट, क्योंकि साथ साथ y कोऑर्डिनेट भी तो आ सकता है, लेकिन हम सिर्फ रूट्स जो होगा वो सिर्फ x की वैल्यू कहलाएंगे। वही बात मैंने आपको यहाँ पे ब्लू पेन से यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है, क्लियरली रूट विल बी वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, दिस x ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो x कोऑर्डिनेट आएगा वही कहलाएगा आपका रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशंस, ठीक है। दिस इक्वेशंस के रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर इस एग्जांपल में आपसे पूछूं भाई साहब कि नंबर ऑफ रूट्स बताओ क्या आएगा, नंबर ऑफ रूट्स क्या आएगा, तो आप पहले देख लो कितनी जगहों पर कट किया है, काउंट कर लो 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ रियल रूट्स निकाला जाता है, ठीक। तो मैंने सब कुछ समझा दिया है। अब एक बार आपको मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से फाइनल रिव्यू देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम सुन लो क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको दो ग्राफ दिया जाएगा, लेफ्ट साइड भी कुछ भी हो सकता है, राइट साइड भी कुछ भी किसी भी वैरायटी का, पॉलिनोमियल, इधर हो सकता है पॉलिनोमियल हो, इधर टेग्नोमेंट्री हो सकता है इधर मॉडुलस के क्वेश्चंस हो, इधर टेग्नोमेंट्री हो। तो लेफ्ट एंड राइट किसी भी तरह का कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इजी वे में हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, एप्लीकेशन ग्राफ से बहुत इजी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स, ध्यान दें सिर्फ रियल रूट्स का ये जवाब देता है। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई आपको दो फंक्शन दिया जाएगा और उसमें आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे एंड राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे, बन गया। दोनों ग्राफ आपको हमेशा सेम एक्सिस बनाना है, इसलिए लिखा है यहाँ पे सेम एक्सिस। उसके बाद ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है, उसी जगह के x कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो x कोऑर्डिनेट होंगे वही इस इक्वेशंस के रूट्स कहलाएंगे। क्लियरली जो उनके इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारा रूट्स की वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने एग्जांपल देकर आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ रूट्स है, तो आपने काउंट किया कि कितने इंटरसेक्शन हुए, तो 1 2 3,
तो इस बेसिस पे यहाँ पे आंसर लिखा गया 3, ठीक है। इसको आप नोट करो। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लिखा है फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है। एक्स की वैल्यू नहीं बताना है, उसके कितने टोटल एक्स आएंगे वो आपको काउंट करने हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो वो होता था कि एक्स निकाल लिया जाए और एक्स निकालने के बाद उनको काउंट कर लिया जाए कितने टोटल एक्स आए, वही हमारा नंबर ऑफ रियल रूट्स कहलाता था। लेकिन अगर यार देखा जाए इस इक्वेशंस में तो सिंपली एक्स निकालना उतना आसान नहीं है। एक्स की वैल्यू यार ये भी तो पता हो कि एप्लीकेशन आप ग्राफ से क्यों कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो ये वाला पार्ट है वो आपका एक्सपोनेंशियल है, ये वाला पार्ट आपका क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल कह सकते हो एक वर्ड में। तो ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल, ये रहा आपका पॉलिनोमियल। तो जब किसी भी क्वेश्चंस में वैरायटी ऑफ फंक्शंस चेंज होते हैं, एक तरफ मतलब मिक्स होते हैं, जब सपोज मिक्स मतलब टेक्नोमेट्रिक साथ डॉग लगा है, मॉड के साथ टेक्नोमेंटी लगा है, मॉड के साथ कोई अनदर टाइप का फंक्शन लगा है, तो इस तरह जब मिक्स होते हैं तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते इजी वे में कि एक्स की वैल्यू निकाल सके। तो उस तरह के क्वेश्चंस में जब फंक्शंस मिक्स होते हैं और आपसे पूछा जाए कि कितने रियल रूट्स आएंगे टोटल, तो इस तरह केसेस में आपको हमेशा ग्राफ ही लगाना है। 100% के साथ ये क्वेश्चंस का आंसर आता है, ठीक है। आपको ग्राफ से ही लगाना होगा हमेशा जब फंक्शन आप क्वेश्चंस के वैल्यूज चेंज होते हैं, मिक्स होते हैं। साइन है तो एक तरफ पॉलिनोमियल है, एक तरफ मॉड है तो दूसरी तरफ पॉलिनोमियल हो। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चंस मिक्सअप होते हैं, इस तरह क्वेश्चंस में आपको हमेशा एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ का ही यूज करना होगा, ठीक है, ऑलवेज। तो आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ गिवन है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो जैसा कि हमने आपको रूल पढ़ाया अभी, ठीक है। देखो यार पहला क्वेश्चन है तो इसमें मैं थोड़ा टाइम भी लूंगा आपको समझाने के लिए, उसके बाद आप सीख जाओगे ऑटोमेटिक कि एक बार में कैसे सोचा जाए, ठीक है। बट अभी कुछ ज़्यादा में नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ सोचना है, सिर्फ सुनना है मेरी बात को जो कहूँगा, ठीक है। हो सके तो इस क्वेश्चन में आप अभी कॉपी ना करो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सुनो, लिखा है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखो यार ये इसको अगर आप fx कहते हो फिर मजबूरी है कि मुझे इसको gx कहना पड़ेगा। तो बताओ gx बराबर 0, तो ग्राफ किसका बनाते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। वाई इक्वल टू जी एक्स बोले तो gx की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, यानी कि हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक एफ एक्स का, सिर्फ सुनना है यार, लिखना नहीं है, ठीक। तो एफ एक्स का तो ये है इसके जगह पे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 और gx के प्लेस पे क्या लिखा है 0। तब बताओ इन दोनों में ग्राफ तो बनाने के लिए हमने थ्योरम लिखवाया है आपको, ग्राफ बनाने के लिए हमने लिखवाया, ग्राफ बनाते हैं हमेशा। इन दोनों में किसका ग्राफ बना सकते हो आसानी से? y इक्वल टू 0 का बना सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 0 की इक्वेशन क्या होता है? इट्स सेल्फ एक्स एक्सिस। लेकिन यार इसका नहीं बना सकते। मैंने अभी तक जितना भी ग्राफ आपको पढ़ाया है उसमें ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं पढ़ाया था जिसमें एक्सपोनेंशियल भी हो और साथ में पॉलिनोमियल भी, ठीक है। और ये उसी की बस की बात है जो अच्छे से इस टॉपिक के पहले सारे लेक्चर्स को अच्छे से ग्राफ बनाया हो और फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर उसके ग्राफ याद होने चाहिए, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जितना पढ़ा है वो सारे कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसका ग्राफ बनाना आसान था लेकिन इसका हम नहीं बना सकते, इसलिए इस प्लेस पे इसको एफ एक्स और जी एक्स कहना सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसका ग्राफ ही नहीं बना पा रहा, क्योंकि थ्योरम कहा गया था कि y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, यानी कि इस मेथड से हम लोग नहीं कर सकते। तो कुछ और सोचते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने क्या कहा, साथ साथ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनो, ठीक, सिर्फ कहानी सुनो। मान लो हो सकता है कोई बंदा ये कर ले, ठीक, मान लो इससे कर लिया कोई। तो देखो इससे अगर एफ एक्स का आएगा तो क्या इसका ग्राफ बनाना आसान है? क्या ऐसा कोई थ्योरम हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल प्लस क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चंस को कैसे ग्राफ बनाते हैं? ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए इसे एफ एक्स नहीं कह सकते। तो जब यार किसी एक का ही ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरे बना के हम क्या कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा सोचना है लेफ्ट एंड राइट, जिसको मैं अब फाइनल बात बताने जाता हूँ, लेफ्ट एंड राइट ऐसा सोचना है जिससे कि दोनों पार्ट आपके ग्राफ इजी वे में बना सको, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पढ़े हम लोग और आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप बताओ इसका ग्राफ नहीं बना सकते? अच्छा, जैसे मान लो कोई बंदा हो सकता है ये कर ले, तो
हो सकता है उसके दिमाग में से चल रहा हो। क्या आप सही है? अगर हम इसको fx कहें और इसको gx कहें तो क्या कोई गलती है क्या? अब कोई गलती नहीं है। क्यों? 3 पावर x का ग्राफ बनाना अपने को आता है, अच्छी बात है। और ये क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके एक्सिस का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यानी ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। यानी इसका भी ग्राफ बना सकते हैं हम लोग और इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कोई बंदा ये सोचे कि यार हम एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना तो क्या प्रॉब्लम है, इसका भी तो ग्राफ बना सकते हैं यार। 3 पावर x कर लेंगे, ठीक, उसके बाद C2 वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा कर ये बना लेंगे। ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ओपनिंग डाउनवर्ड के हिसाब से ग्राफ बना लेंगे। तो इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आप इससे करना चाहते हो या इससे। हो सकता है कि कोई बंदा इसको इस तरह से क्वेश्चन ट्राई करे, मे बी। पहले सारी कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बाद में। हो सकता है कोई ऐसे करे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 पहले बनाए और इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करके माइनस 3 पावर x कर दे। तो ये जितने भी केसेस इस तरह से और भी डेवलप हो सकती है, तो ये आपका इच्छा होगा कि इसमें से कौन सा आप चूज कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा चूज करना जिससे कि कोई भी ग्राफ बनाना आसान हो, ठीक है। तो अब मैं 3 अलग अलग तो बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार ग्राफ चेंज होगा तो क्या रूट्स नहीं चेंज होगा क्या? तो मेरा कहना है कि जो नंबर ऑफ रूट्स आएगा वो हमेशा सेम रहेगा 100%। नंबर ऑफ रूट्स बोल रहा हूँ, ध्यान रहे, ओके। चाहे इससे लगाओ, चाहे इससे, चाहे इससे। आप अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए ये भी बना लेना, ये भी बना लेना और ये भी। और देखना तीनों मेथड से ग्राफ का ओरिएंटेशन तो चेंज होगा, लेकिन जब काउंट करोगे इंटरसेक्शन तो सब में नंबर ऑफ रूट्स सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं इनमें से कोई भी एक चूज कर लेता हूँ बनाते समय। तो आई विल चूज हियर दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आप कॉपी में ये भी करके देखना और ये भी, नंबर ऑफ रूट्स सेम आएगा। ग्राफ चेंज होंगे, ये बिल्कुल सही है, ग्राफ चेंज होंगे, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स जब उसको काउंट करोगे इंटरसेक्शंस को तो वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं अब बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व किया जाए। और एक मैं अपनी तरफ से आइडिया दे रहा हूँ, दोनों ग्राफ को आपको एक ही एक्सिस पे बनाना होता है, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन होगा कि कौन से ग्राफ को पहले बनाते हो, इट्स योर चॉइस। और उस ग्राफ को पहले बनाना जिसका ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो एक बार में बनाना। तो जैसे इसमें से डिफिकल्ट कौन सा एक बार में ग्राफ बनाना, तो यार मुझे लगता है कि आपका जो डिफिकल्ट पार्ट है वो ये वाला है, ठीक। अब इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं किस पर, सेम एक्सिस पे, ठीक है। किस पे बनाने, सेम एक्सिस पे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों पार्ट में डिफिकल्ट के हिसाब से मतलब यहाँ पे ये है कि जो नीचे वाला पार्ट से यानी कि y = 3 पावर x के बाद जो नीचे लिखा है, ये पार्ट्स को बनाने के लिए आपको पूरा वर्टेक्स ए नेगेटिव तो अपनी डाउनवर्ड ये सारा कार्यक्रम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ 3 पावर x के ग्राफ का, ये तो आपको याद है लेक्चर नंबर 1 से, ठीक है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग इस तरह का बनता है समथिंग टाइप। तो सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है इन दोनों के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो उसको ग्राफ हम पहले बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सीख चुके हो। तो यहाँ पे डिस्कशन करने कोई खास मतलब नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमने बनाया है और ख़ास तौर पे क्वाड्रेटिक का तो हमने प्रैक्टिस भी कराया था, 5-6 क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दिया गया था, ठीक है। तो अब इसका वर्टेक्स सब निकालने के बाद जो इसका ओरिएंटेशंस आता है क्वेश्चंस में, वो ओपनिंग डाउनवर्ड है, चेक कर लो, ओपनिंग डाउनवर्ड है गाइस। इसका जब आप वर्टेक्स निकालोगे ना तो 0,5 आएगा। आप निकाल के देख लो, मैं वेट कर लेता हूँ। जब इसका वर्टेक्स निकालेंगे ना इसका, तो 0,5 आएगा। कौन से मामले से, -b/2 है, -d/4 है, ठीक। b बोले तो x का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0 मान लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट बेसिस पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्टेक्स हम लोग निकाल लेंगे। चलो भाई ये बन गया। तो ये ग्राफ आपका बना है सेकंड वाले का, y = -² + 5। कैसे बना होगा, अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो वर्टेक्स ओपनिंग पूरा अच्छे से टाइम लेकर अच्छे से बनाओ। बनने के बाद देखना फाइनल रिजल्ट यही आएगा इस वाले पार्ट्स, ठीक।
अब बात करते हैं 3 पावर x का। अब देखो यार 3 पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है, मतलब समथिंग टाइप का। अब मैं यहाँ पे आपको साथ साथ प्लीज़ आपको नहीं बनाना है, मैं कुछ चीज़ यहाँ गलती भी करूँगा जो कि स्टूडेंट के साथ ऐसे गलतियाँ हो जाती है, तो पहले वो गलती देखते हैं, उसके बाद हम लोग सही देखेंगे, ठीक है। देखो, हो सकता है कोई बंदा ग्राफ 3 पावर x का ऐसे बनाए, हो सकता है कोई ग्राफ समथिंग टाइप का बनाए, व्हाटएवर जो भी है, हो सकता है कोई ग्राफ ऐसे भी बना दे। प्लीज साथ साथ नहीं बनाना है, सिर्फ सुनना है। तो मैं बात करूं कि इन 3 ग्राफ में से कौन सा सही ग्राफ है, जो मैंने अभी नंबरिंग किया है 1 2 3 का, तीनों ग्राफ में से इसका कौन सा सही है। तो अब तो ये आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि a के पावर x a1 से ज़्यादा होता है तो इसी तरह का बनता है। ओके, तो अब बात आती है उस चीज़ की जो हम आपको फर्स्ट लेक्चर से बता रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ का जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है, y एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है, ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ हमें आगे चल के काम आएगा, तो वो समय आ गया है उस मेरे पॉइंट्स को याद दिलाने का, ठीक है। तो अब याद करो 3 पावर x जो होता है वो y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करता है, 0,1 पे। तो अब बताओ ये है 0,5, तो 0,1 कहाँ आएगा, इधर ही कहीं ना कहीं आएगा। तो इसलिए ये ग्राफ आपका सही है, बाकी के 2 ग्राफ गलत है। समझ में आया? तो अब मैं बताता हूँ आपको फाइनल डायग्राम। तो कैसे पता चला कि नीचे से जाएगा, क्योंकि हमें पता है इस बात की है कि y = 3 पावर x जो होता है वो 0,1 पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए वो नीचे से जाएगा, ठीक। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं आपको फाइनल क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं, जस्ट फ्यू मिनट्स ओनली। तो देखो क्या है, तो ये रहा आपका पैराबोला जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,5 और 3 पावर x का ग्राफ ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होते हैं 0,1, ठीक। और नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या बोलता है, नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या बोलता है कि जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नंबर ऑफ रियल रूट्स कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 ग्राफ बनाए, ब्लैक वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ब्लू वाला है y = 3 पावर x का। तो अब देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ होते हैं, कितनी जगहों पे हो रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, लेकिन ये बताओ यार ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये तो सिर्फ पैराबोला का है ना, हमें ग्राफ किसका बना है, 3 पावर x का और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो ग्राफ का इंटरसेक्शन देखना है, तो ग्राफ ये रहा आपका क्वाड्रेटिक का और ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल का। तो ये एक दूसरे को कितने जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली 2 जगहों पे, ठीक। यानी कि इस क्वेश्चंस का अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, तो आप देख लो कितने इंटरसेक्शन निकल गया है। अब मैं आपको ग्राफ का इंपॉर्टेंट समझाता हूं। देखो यार, अगर ग्राफ बनाना नहीं आता तो इस इक्वेशन से हम लोग एग्जैक्टली x की वैल्यू बाई चांस सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें फंक्शंस के वैरायटी मिक्स है, कुछ पार्ट में एक्सपोनेंशियल है, कुछ पार्ट में पॉलिनोमियल है। तो जब भी वैरायटी मिक्स होते हैं तो इस क्वेश्चंस में हम लोग एग्जैक्टली x निकालना उतना आसान नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 1-2% की आप ऑब्जर्वेशन से जज कर लो, बट ऐसे कोई केसेस नहीं होता। 98% अगर बोले तो आप x निकालना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में इसलिए क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यू ना पूछ के क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वालों को पता है कि x तो निकाल नहीं पाओगे। अगर x निकाल पाए तब तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। तो वो चाहता है कि नंबर ऑफ रूट्स पूछ लें अगर, तो वो ग्राफ बनाना उसे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रूट्स तो हम बता दे रहे हैं कि टोटल रूट्स 2 आएगा, लेकिन उसके वैल्यूज क्या आएंगे वो हम एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट पा रहा है। अगर इतना यार x निकालना आसान होता तब तो यही नहीं सॉल्व कर लेते हैं क्या। अगर x निकालना इतना आसान होता तो ये सब क्यों करते हैं फालतू में।
ठीक। अब तो हम लोग इसी जगह से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि x निकालना नहीं आसान है, भले ही x नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस में हम लोग एक चीज़ 100% बता पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे टोटल आंसर 2 आएगा, ठीक है। इसको आप नोट करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जिसमें सेम वैरायटी आपसे पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशंस। लेकिन इस केस में जो इक्वेशंस आपके सामने दिख रहा है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी लुक वाइज काफ़ी बेटर है, ठीक है। अब यार ये ग्राफ आप तभी बना पाओगे जब पूरे ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आप पढ़े होगे, वरना फिर मुझे नहीं लगता कि आपको फिर वो समझ में आने वाला है। अगर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़े हो, बेसिक ग्राफ नहीं याद है L1 L2 का, तो आज का लेक्चर आपका पूरा बेकार हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस टॉपिक को तभी देखो जब सारे ट्रांसफॉर्मेशन और पूरे लेक्चर अच्छे से याद हो। क्योंकि यार इसको हम अगर एक एक करके बना के दिखाएंगे तो मुझे 3-4 बार मिटाना पड़ेगा, तब जाके फाइनल ग्राफ बनेगा। हाँ, मैं आपको यहाँ मैकेनिज्म बता दूंगा कि पहले ये बनाएंगे, फिर बाद में हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को मिक्स करके देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो यार सबसे पहला पार्ट तो यही हमारे क्वेश्चंस का होता है कि कौन सा यार fx है, कौन है gx। तो सुनो, ये आपका डिसीजन है। क्या इसका ग्राफ बनाना आसान है क्या? हम तो इसका ग्राफ बना लेंगे। अगर इसको हम 1 बोल रहे हैं, gx को 1, यानी कि y = 1 की लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन बात करें कि इसका, तो यार ऐसा मैंने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया कि आप इसका एक लाइन में ग्राफ बना लोगे, ओके। तो इसलिए इस पार्ट्स को ना हम fx कहेंगे ना gx, क्योंकि इसका ग्राफ बना ही नहीं पा रहे, तो इसका बना के हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों ग्राफ बनाने होते हैं ना, फिर देखते हैं कितने इंटरसेक्शन है। तो इसलिए इस जगह पे fx और इस जगह पे gx कहना सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करें? अच्छा, जैसे मैं कुछ इसमें गलती भी करूंगा तो प्लीज़ आपको लिखना नहीं है, फाइनल बाद में लिखना है, पहले सुनो केवल। जैसे मान लो ये लिखा गया, ठीक। इसका ग्राफ बनाना हमें आता है, लेकिन इसका भी आता है, ऐसी बात नहीं है। कैसे? जैसे याद करो, नॉन ग्राफ y/x, फिर x की जगह पे x-3 करते थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर कैपिटल A था, सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि x की जगह पे mod x रिप्लेस करते थे। अब देखो यार, मुझे नाम नहीं याद है कौन सा वाला, कि ये वाला कि अब वाला है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, तो हो सकता है कि नंबरिंग भूल जाऊं कि कौन सा A है, कौन सा P है, कौन सा Q है, लेकिन ये जरूर पता होगा कि ये करने से होता क्या था, ठीक है। इसके बाद पूरे फंक्शंस का जब मॉड पढ़ाया था, ये भी आपको याद होगा समथिंग। और ये मॉडुलस में प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि दो चीज़ को डिवाइड किया था, तो न्यूमरेटर का अलग मॉड और डिनोमिनेटर का अलग। तो इस बेसिस से आपका नीचे सिर्फ मॉड लग जाएगा और 1 का मॉड तो 1 ही रहेगा, ठीक। तो देख सकते हो इसका भी ग्राफ बनाना हमें आसानी से आता है, और 7 की पावर मॉड x का भी बनाना आता है। यानी कि इस जगह पे ये भी सही है कि आप इसको fx कह सकते हो और इसको gx कह सकते हो। तो दोनों ग्राफ बनाकर हम लोग इंटरसेक्शन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग ऐसे करें, मे भी, ये भी सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा करना पसंद करते हो। हो सकता है ये भी कर लो, नो प्रॉब्लम, ये भी सही है। आप इसको भी fx कह सकते हो, इसको भी gx कह सकते हो, क्योंकि दोनों पार्ट्स हमें बनाना आता है, ठीक है। तो मैं इसी प्लेस पे इसको fx कह देता हूँ और इस प्लेस पे gx कह देता हूँ। इससे छोटा तो या कुछ नहीं हो सकता। दो ही केस हो सकते थे, या तो इसको नीचे ले जाके इसको fx बोले, या तो इसको नीचे ले जाके इसको fx बोले, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक, ओके। अब देखो यार, क्योंकि दोनों ग्राफ ही अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसको हम एक ही साथ एक ही एक्सिस पे नहीं बना के शो कर सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था, उसमें एक ग्राफ बनाना आसान था, ठीक, एक ग्राफ बनाना आसान था 3 की पावर x वाला। लेकिन जो बाकी के पार्ट्स थे, उसका बनाना के लिए हम लोगों ने वहाँ पे आपको वर्टेक्स निकाल के नहीं दिखाया था फिलहाल, लेकिन जब बनाओगे आप कॉपी में तो वर्टेक्स, ओपनिंग, वो सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक। इस केस में आपके दोनों ही पार्ट डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब आपको काफ़ी सारे मैकेनिज्म से, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने होंगे। तो इसलिए मैं इसका ग्राफ पहले अलग बनाऊंगा, इसका ग्राफ अलग एक्सिस बनाएंगे, इसका ग्राफ अलग एक्सिस, इसका ग्राफ अलग एक्सिस,
दोनों ग्राफ को फिर बाद में एक साथ मिक्स कर देंगे, फिर देखेंगे कितने इंटरसेक्शन बन रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस पे होना चाहिए, लेकिन जब हम आंसर करेंगे तो एक ही एक्सिस में बनाकर ही करेंगे, ठीक है। तब तक इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं कि मैंने इस पार्ट को fx बोला था और इस पार्ट को gx बोला था। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ आपके सामने कि आपको जो ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का मॉड, एंड सेकेंड थिंग्स y इज इक्वल टू 7 की पावर माइनस मॉड x, और ये दोनों का इंटरसेक्शन ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले fx का ग्राफ बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। fx का ग्राफ आने की इस वाले पार्ट का क्या मैकेनिज्म से बनेगा वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है। अब याद करो, मॉड x का ग्राफ आपको याद होता है, तो यार एक साथ बनाना पॉसिबल फिलहाल तो नहीं है, आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर भी मैं कर करके दिखा रहा हूँ आपको। याद करो, मॉड x का ग्राफ बनाना आपको आता है इस तरह से, याद है। अब ये -3 किया गया है, तो ये भी आपको याद होगा कि जब किसी फंक्शन में माइनस करते हैं तो C2 ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। इस केसेस में x एक्सिस शिफ्ट होता है अब बिलो की एबव, तो उसके लिए देखा जाता है कि अगर माइनस होता है तो x एक्सिस एबव जाता है। तो ये x एक्सिस एबव जाएगा तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके लिए ये पुराना x एक्सिस हो गया, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है, जस्ट फॉर सपोर्टिंग लाइन। तो ये कितना हो जाएगा, x को 0 रखेंगे तो 0 - 3 हो जाएगा, ठीक है। या ये भी कह सकते हो कि ये वाला पार्ट पहले ओरिजिन था पहले, और x एक्सिस को ऊपर ले जाते हैं तो 3 यूनिट्स का डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाता है तो जितना ऊपर जाता है उतना माइनस होता है y कोऑर्डिनेट, इसलिए -3 हो गया, ठीक है। तो हमारे लिए अब ये ओरिजिन का काम करेगा। ठीक हो गया, अच्छा। तो यहाँ तक हमने ग्राफ बना लिया। अपने कॉपी में प्लीज ये सेकेंड टाइम बना के देखना, ये आएगा। पहला बनाना मॉड x का, सेकेंड ग्राफ बनाना शिफ्ट करके। सो आफ्टर शिफ्टिंग ये ग्राफ बना है आपका किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का, ये आपका फाइनल ग्राफ, ठीक है, ओके। अब याद करो, f ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था आपको कि जब किसी भी नॉन ग्राफ में पूरे का मॉड लगता है, नॉन ग्राफ में पूरे का मॉड याद है आपको, तो उसमें बिलो द x एक्सिस जितना पोर्शन होगा, बिलो द एक्स जितना पोर्शन होगा सिर्फ उसी का रिफ्लेक्शन होता है x एक्सिस के अबाउट, बाकी जितना ग्राफ एबव द x एक्सिस होता है उसमें कुछ नहीं करते। अगर मैं इसको फिर से बोलूँ फाइनली, तो x एक्सिस के एबव ग्राफ एज इट इज होंगे, ओके, और x एक्सिस के जितने नीचे आएंगे सिर्फ उसी पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा। तो आप बताओ गाइस, यहाँ पे x एक्सिस के जो ऊपर आए वो कौन सा पार्ट है जो एज इट इज रहेगा, तो एक पार्ट यहाँ है एज इट इज और एक पार्ट यहाँ है, ठीक, ओके। अब इस पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा, तो यानी कि जो इतना दिख रहा था ये ऊपर चला जाएगा समथिंग टाइप का, तो एक W शेप बनने वाला, ठीक है। मैंने इसको ब्लू से इसलिए कर दिया है ताकि आपको पता चले कि नीचे वाले पार्ट का सिर्फ उतना ही पार्ट का रिफ्लेक्शन हुआ। और याद करो, अगर a, b होता था तो x एक्सिस के अबाउट का रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट a, -b हो जाते थे। तो इस वे में भी आप समझ सकते हो कि 0, y कोऑर्डिनेट में माइनस टाइम्स यानी कि 3, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बना है किसका, फाइनल ग्राफ किसका बना है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का होल मॉड, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्राफ तो इसका बन गया भाई, अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे y इक्वल टू 7 की पावर माइनस मॉड x का, ठीक है। तो पहले गाइस आप ये ग्राफ अच्छे से नोट कर लो कौन किसका है, उसके बाद अलग से इसका बना के शो करते हैं, फिर दोनों ग्राफ को एक साथ मिक्स करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले आप नोट कर लो। अब हम लोग y इक्वल टू gx वाले पार्ट ग्राफ बनाते हैं जिसकी वैल्यू था y इक्वल टू 7 पावर माइनस मॉड x, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसको ग्राफ बनाने समय मैकेनिज्म लिखे 7 पावर x, ये आपको याद होता है बेस x से ज़्यादा हो पावर x हो तो इस तरह का जो ग्राफ बनते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट के बनते हैं, ठीक है। ध्यान रहे ये सब भी आपको लिखना होगा कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और पीछे ये इनफाइनाइट जाके टच करता है। तो ये बन गया 7 पावर x का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। अब 7 पावर जब माइनस x का ग्राफ बनाएंगे, हमने बताया था आपको
कि जब x की जगह पर -x रिप्लेस करते हैं तो ई ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, और इस केसेस में आपको y के अबाउट सिमेट्रिकल करना पड़ता है, y के अबाउट, यानी कि इसका y के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस इसका जो फॉर्मेट आएगा कुछ इस अंदाज में हो जाएगा। ठीक, अब फिर से याद दिलाता हूँ, ये ग्राफ आपका किसका बना है, y इज इक्वल टू 7 की पावर माइनस का x। अब लास्ट ग्राफ है, जब x की जगह पे मॉड x रिप्लेस किया जाता है, भाई माइनस तो बाहर है ना, हम x की जगह पे मॉड x, तो ये g ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया था आपको। और ये कैसे बनता है, मैंने बताया था कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड को रिमूव कर देते हैं और राइट हैंड साइड का एज इट इज रखते हुए रिफ्लेक्शन लेते हैं। मतलब इस साइड को भूल जाओ तो राइट हैंड साइड लिख लो, कितना है, समथिंग टाइप। ठीक, और इसी पार्ट का रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस के अबाउट। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये है y इक्वल टू 7 की पावर माइनस मॉड x। ठीक, तो आप इस ग्राफ को नोट करो। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के ग्राफ का, जो कि हमें सेम एक्सिस पे बनाना है, तभी हम लोग काउंटिंग करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। अभी तक जितने भी 2 ग्राफ बनाए थे वो एक समय पे अलग अलग जगहों के बनाए थे। ठीक, लेकिन अगर इंटरसेक्शन चाहिए तो आपको एक ही एक्सिस बनाना पड़ेगा, तो वो हम लोग बात करते हैं अभी, इसको आप नोट कर लो। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी ग्राफ बनाया था दोनों अलग अलग एक्सिस पे, उसको मैंने एक साथ यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, आपको इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने कॉपी में देखो, आपने 2 बार बनाया हुआ है तो फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप देखना कि मैं इस तरह क्वेश्चंस को जब एक एक्सिस पे बनाता हूँ तो किस डिज़ाइन के साथ इसको क्रिएट करके आपको शो करता हूँ, वो आपको समझना है। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ में से आपकी इच्छा है कोई भी एक ग्राफ बना लो, क्योंकि मुझे दोनों ग्राफ को सेम एक्सिस पे बनाना होता है। ड्रॉ इन सेम एक्सिस। ठीक, तो आप इस तरह बनाओ, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, हमने बना के शो कर लिया, दिस इज ओरिजिन। आपकी इच्छा है, इसमें से कोई भी ग्राफ आप पहले बना सकते हो। ठीक है, तो मैं ये W वाला जो सिंबल दिख रहा है इसको मैं पहले बना लेता हूँ। ठीक है, 0,3। अब बताओ, जब सेकेंड ग्राफ बनाएंगे तो सेकेंड ग्राफ का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितने का आ रहा है, 0,1 का, यानी कि लेंथ है 1, यानी 0,1 एज ए कोऑर्डिनेट, और ये हमें सेम एक्सिस बनाना है इसको। तो यार इसका जब बनाया है तो ये है 0,3, लेकिन जब सेकेंड ग्राफ बनाएंगे तो 0,1 पे बन रहा है, तो ये 0,3 है तो 0,1 कहीं इधर ही बीच में आएगा। ओके, और इसका डिजाइनिंग कुछ इस तरह का है, तो इससे मिला दो, फिर इससे इस साइड मिला दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ब्लैक एंड ब्लू के कितने इंटरसेक्शंस हो रहे हैं आपस में, काउंट किया जाए तो आप देख सकते हो एक सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चंस के फाइनल आंसर की तो आ जाएगा नंबर ऑफ, क्या पूछा गया था, रियल रूट्स। तो यानी जितने जगह पर कट किया है वही आंसर होगा। तो जो नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा हमारे क्वेश्चंस का वो हो जाएगा आपका क्या, 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, देखो यार मैं इस क्वेश्चंस में अभी भी x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन x की वैल्यू निकाले बगैर हम लोग यहाँ पे उसके ये बता पा रहे हैं कि कितने x आएंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 रूट्स आएगा। वो x की वैल्यू क्या क्या होंगी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, ग्राफ से भी नहीं डिसाइड किया जा पा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ग्राफ से हम लोग नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने के काम आता है, और इसके पहले जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता था वो सब कुछ x निकालने के काम आता था। ठीक, तो जो क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाओ ऐसे भी होते हैं, उस केसेस में ग्राफ से ही आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम लोग एक नया एग्जाम्पल करते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ में हम लोग थर्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कहा गया है फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशंस। देख सकते हो इतना भयानक सा इक्वेशन दिया है।
इज व्हाट, जब इनको सॉल्व करते हैं तो कितने टोटल रियल रूट्स आते हैं, एक आता है कि 2 3 4, ये x की वैल्यू नहीं है, ये x की जो वैल्यू आती हैं उनको काउंट करके लिखा गया ऑप्शन है, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि x की वैल्यू मान कर वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो फिर से बात करते हैं ग्राफ मेथड से, और ग्राफी मेथड क्यों कह रहा हूँ लगेगा यहाँ पर भी, वो इसलिए क्योंकि इसमें एक जगह टेक्नोमेट्री है तो एक जगह एक लीनियर फंक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी चीज़ें मिक्स होती हैं, एक अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो इन सारे सिचुएशंस में 100% आपको ग्राफ ही लगाना है। सोचो, इतना गारंटी के साथ दे रहा हूँ 100%। जब वैरायटी मिक्स होती है, मिक्स वाला पार्ट आप ध्यान से इसको समझो, मिक्स इन द सेंस टेक्नोमेट्रिक साथ कुछ अंदर टाइप का फंक्शन इन्वॉल्व है, जैसे लॉग भी हो या कोई क्वार्टिक हो या पॉलिनोमियल हो, एनी टाइप का, या एक तरफ इन्वर्स है तो दूसरी तरफ लॉग हो, इन सारे टाइप के सिचुएशंस के लिए हम लोग को हैंडल करना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप बताओ, क्या इसका ग्राफ बनाना आसान है? क्या पहले ऐसा कोई ग्राफ पढ़ाया है आपको कि cos x एंड x आपस में मल्टीप्लाई होके, सॉरी आपस में ऐड होके ग्राफ बनाने का कोई तरीका होता है? ऐसा कुछ नहीं बताया गया, ना आपको कभी पढ़ना है ना कभी बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इस जगह पे इसको fx बोलना वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम इसका कंप्लीट ग्राफ नहीं बना सकते। तो अब मुझे कुछ और सोचना चाहिए। सोचने का तरीका वही है कि राइट साइड ट्रांसफर करो समथिंग। तो देखा जाए तो इस स्टेज पे हम लोग ग्राफ बनाना अपने को आता है, ठीक है। इस स्टेज पे अपने को ग्राफ बनाना बड़े आसानी से आता है। कैसे? कॉसेस ग्राफ बनाना आता है, ठीक है भाई, आपको याद है। उसमें π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y एक्सिस में मल्टीप्लाई होता है, याद है आपको। fx के बाहर अगर a से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि a fx, तो y एक्सिस में a टाइम्स हो जाता है, यानी a का मल्टीप्लाई होता है y के कोऑर्डिनेट में, ठीक। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमें अभी भी बनाना आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंजूसी करें कि अगर 2π से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 - 2/π × x। इससे फ़ायदा क्या होगा बताओगे? इससे आपको जो यहाँ पे 2 ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा था वो आपको यहाँ से नहीं लगाना है, बच गया, ठीक है। यहाँ पे जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा था ना π/2 का मल्टीप्लाई करने वाला, उससे आप बच गए, तो और अच्छी बात है जितना बच सको। तो ये एक ग्राफ है और ये ग्राफ है, तो इसको मैं fx बोल देता हूँ और ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आई होप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने का तरीका बहुत सारे तरीके से पढ़ाया गया है, आप उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ड्रॉ ऑन सेम एक्सिस, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। देखो यार, लाइन बनाना भी आसान है, cos x का भी ग्राफ बनाना आसान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखो कैसे बना रहा हूँ। पहले तो आप cos x बना लो यार अच्छे से। चलो भाई, cos x बन गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ के लिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि उसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं वो आपको याद होने चाहिए। वही आज का समय है कि उन सब की चीज़ों को हम यूज़ कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये होता है आपका π/2, ये होता है आपका क्या बताओगे? पाई, दिस इज 0। टॉप पॉइंट क्या होता है भाई साहब? 0, 1। दिस इज 3π/2 समथिंग टाइप, ठीक, कुछ भी। यहाँ की जो वैल्यू आती है वो क्या होता है? वो 1 होता है। ये 0, -1, ठीक। चलो देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो भाई साहब cos x का ग्राफ हमने बना दिया, कुछ लोग राइट साइड बनाए, कुछ लोग लेफ्ट हैंड साइड बनाए, ठीक है। अब बात करते हैं इस लाइन ग्राफ। तो याद करो यार, ये लाइन है y = mx + a, तो ये नेगेटिव स्लोप है, x का कोएफिशिएंट की जगह पे -2/π है, तो ये हमारा स्लोप कहलाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब बताओ, लाइन का ग्राफ बनाने का सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आप इस एक्सिस पे नहीं बना पा रहे हो एक साथ, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ, आप एक अलग से इस लाइन को बना लो। मैं जैसे पिछले एग्जाम का किया था, दोनों ग्राफ एक साथ बनाने में कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा था, तो इसलिए पहले का अलग बनाया, दूसरे का अलग, बाद में दोनों को एक साथ बना के दिखा दिया। सेम पॉइंट्स यहाँ भी है। तो अगर आपको एक साथ बनाने में तकलीफ हो रही है, आप पहले का अलग बनाओ, दूसरे का अलग, दोनों को एक साथ बाद मिला देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताओ, x को 0 रखोगे तो y को क्या आएगा? 1, यानी 0, 1। ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका यही होता है मेरे तरफ से। अच्छा, अब y 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब? π/2।
यानी x0 पे y इक्वल 1 आया, y0 पे x इक्वल π/2 आया। इनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन जाएगा। ये मेरा तरीका होता है ग्राफ बनाने का किसी भी लाइन की इक्वेशंस का, ठीक है। तो ये तरीका है मेरा बनाने का, यानी कि इस ग्राफ को हमें इस एक ही एक्सिस पे लाना है, ठीक है, एक ही एक्सिस पे लाना है। तो आप चाहो तो एक तीसरा ग्राफ बना लो जिसमें इसको और इसको एक साथ मिक्स कर दो, बट यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चीज़ों को एक साथ मिक्स दिखाऊं। तो आप काम कर लो, फाइनल आप ये अलग बना लिए, ओके, मैं मान लेता हूँ आपने बना लिया होगा। फिर सेकेंड ग्राफ ये अलग बना लो, ठीक, लाइन का बन गया। अब जब तीसरा ग्राफ बनाना तो ये फिर से ड्रॉ करना, और इस पर इन दोनों को हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तीसरी बार ग्राफ बना रहे होगे, वो भी सेम एक्सिस पे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अपने कॉपी में थर्ड टाइम ग्राफ दिखना चाहिए इस पे। क्या है सुनो, तो देखो ये है 0,1 और ये है π/2,0। तो एक चीज़ तो श्योर है कि 0,1 लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा और ये है π/2,0। तो ये इंटरसेक्शन होता है π/2, बट x एक्सिस पे होता है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे π/2,0। यानी इसको जब ज्वाइन करेंगे तो लाइन इतना बनेगा। अब इतने के बाद यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न आता है, थोड़ा सा उसको भी क्लियर करें। क्या कन्फ्यूज़न? कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ग्राफ क्या ऐसे जाएगा या इससे होके जाएगा या उसके पहले ही निकल जाएगा, समथिंग इस तरह के कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि चाहे इससे जाए, चाहे इस कोऑर्डिनेट से जाए, चाहे उसके पहले जाए, इन दोनों सिचुएशन में आपको एक ही बार तो इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप इन तीनों में से किसी भी जगह से एक जगह ले जाते हो तो आपको सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा नॉलेज भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कौन सा सही होगा। तो उसके लिए आपको एक चीज़ चेक करना पड़ता है, क्या है देखते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन क्या है कि इस पॉइंट के राइट हैंड साइड जाएगा, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, या इसी पॉइंट से जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि x की वैल्यू पाई रख दो इस लाइन की इक्वेशंस में। x बाई पाई पे तो कन्फ्यूजन है हमें ना कि पाई के आगे जाएगा या पाई के पहले मुड़ जाएगा। तो हम इसके लिए पाई पे चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे x जगह पे पाई रखो, ये वाली वैल्यू, पाई से पाई खत्म हो जाएगा तो 1 - 2 बचेगा, और 1 - 2 -1 होता है, यानी कि y कोऑर्डिनेट -1 होगा। यानी कि पक्का लाइन इस -1 से होकर जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 3rd। इसके बाद हम लोग जे क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन जे करते हैं। ये 2014 में आया था जे एडवांस में, ठीक है। उस समय एडवांस स्टार्ट हो गया था उस समय से। तो यहाँ पे लिखा है लेट एफ सच दैट 0 से 4 पाई, दिस इज एरो 0 से पाई। ये जो मीनिंग है आपको जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। फिलहाल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। f का मतलब है कि ये जो fx है, जैसे यहाँ पे f लिखा है, तो इस fx को शॉर्टकट में f लिखा है। जैसे यहाँ gx होता है तो शॉर्टकट में यहाँ पे g दिख सकता है, hx होगा तो यहाँ पे h दिख सकता है, ठीक। उसके बाद जो पहले लिखा होता है इस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। जो पहले जो भी लिखा जाए यहाँ पे, जो भी किसी तरह का नंबर दिखे फर्स्ट टाइप्स, ये कहलाता है आपका डोमेन। और जो एरो के बाद दिखता है वो उस fx का रेंज कहलाता है, ठीक है। सिर्फ ये छोटा सा बात है, ये जो पार्ट है डोमेन है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, और ये 0 से पाई है वो रेंज है किसका? fx का, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तब आपसे कहा गया है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, यानी कि 0 से 4 पाई के बीच में ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। गिवन fx इक्वल टू 10 माइनस x एंड होल डिवाइडेड बाई 10। fx जगह पे है cos इनवर्स cos x इक्वल टू 10 माइनस x अपॉन 10, ठीक। अब बात करें इस ग्राफ का, तो ये तो यार एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे?
10 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 10 से डिवाइड करो तो ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा -x/10। तो है तो स्ट्रेट लाइन, तो इसका भी ग्राफ बनाना अपने को आता है। और ये ग्राफ हमने बताया था ग्राफ चैप्टर में नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखो, उसमें भी हमने ग्राफ पढ़ाया था 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और 3 पढ़ाया था हमने कॉस इनवर्स कॉस एक्स के, tan इनवर्स tan एक्स के और साइन इनवर्स साइन एक्स के। तो मैंने ये तीनों पार्ट्स हमने आपको इनवर्स में पढ़ाया था, ना कि इस चैप्टर में, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस आप जाकर वहाँ देखो, तब आप इस जगह पर आके देखो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको fx बोल देते हैं और इसको gx, क्योंकि ये दोनों ही ग्राफ अपने को रटा हुआ है, ये दोनों ही ग्राफ अपने को रटा हुआ है। तो चलो 1 बाय 1 बनाते हैं। अब देखो मैं एक ही लाइन में क्वेश्चंस का आंसर है, सिर्फ ग्राफ बन गया, लाइन में एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक। देखो cos इनवर्स cos x का जो नेचर होता है कुछ इस अंदाज में होता है। पहले मैं कंप्लीट ग्राफ बना के दिखाता हूँ, फिर बाद में आपको कुछ कंजूसी करके बताऊंगा, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राफ cos इनवर्स cos x के पढ़े थे इस पार्ट का, तो कुछ इस पैटर्न्स के ग्राफ बनते थे, ठीक है। इस तरह से आगे बनेगा, इस तरह से पीछे भी। बट हमें जो वर्क करना है वो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस काम करने। क्या मतलब है, हमारे क्वेश्चन कहा गया है कि जो x की वैल्यू है 0 से 4 पाई है। तो आप बताओ x की वैल्यू 0 यहाँ है, ठीक है, 0 यहाँ है। और यार आपको ये भी याद होना चाहिए कि टॉप पॉइंट इसका हम लोग को रटा है ये पाई पे होता है। और देखो ये बात सही भी है, इस ग्राफ का रेंज 0 से पाई आ रहा है और रेंज दिया भी है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। यानी इस पार्ट्स का यूज़ हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमें जो ग्राफ चाहिए वो 0 से लेकर, जबकि 0 पे भी क्लोज है, अब देख सकते हो यहाँ पे, या यहाँ देख लो x बिलोंग टू 0, 0 पे क्लोज इंटरवल, मतलब यहाँ पे डॉट होगा और 4 पाई तक जाना है, तो 4 पाई हमारा यहाँ है। तो हमें अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस काम करना है तो अब आपको अपने कॉपी में इस साइड वाला पोर्शन नहीं दिखना चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया है कि ये ग्राफ हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो इस साइड मैंने बस इसलिए बना के दिखाया था, और 4 पाई के आगे हमें चाहिए ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ग्राफ का पार्ट होगा वो सिर्फ इतना है, जितना इस समय आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना का पार्ट हमारे क्वेश्चंस का फाइनल ग्राफ है। ओके, तो हमने cos इनवर्स cos x ग्राफ बना लिया। अब भाई साहब यहाँ पे अगर आप हम लोग ग्राफ बनाए लाइन का, लाइन बोले तो y = 1 - x/10 का ग्राफ, सेम तरीका बनाना है, कुछ चेंज नहीं करना है। बताओ x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, 1। चलो y 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 10। बस इनको मिला दो एक दूसरे से, लाइन बन गया। ये सबसे आसान तरीका होता है लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है। अब इस लाइन को हम इस एक्सिस पे लाके शो करते हैं एक साथ और देखते हैं कि क्या यहाँ पे मिलता है अपने को, ठीक। सुनो अब बताओ, ये जो इंटरसेक्शन है लाइन का y एक्सिस पे वो है 0,1, यहाँ पे है 0,पाई। तो 0,1 किधर आ सकता है, पाई की वैल्यू होता है 3.14, तो 1 कहीं ना कहीं इधर आएगा, समथिंग टाइप का। चलो भाई 0,1 हो गया। अब जाना है 10,0, तो इस एक्सिस पे 10 किधर आएगा, 10 किधर आएगा। तो अब बताओ 10 किधर आने वाला है। ये ग्राफ हम बना रहे हैं किस एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे, तभी तो हम x की वैल्यू काउंट कर पाएंगे कितने जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 10 किधर आएगा भाई, देखो 3 पाई होता है आपका कितना, आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 9.42 होता है। यानी एक ग्राफ सीधा चलेगा और चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ तक, 3 पाई के आगे भी जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे 4 पाई की, तो अगर गाइस अगर 4 पाई मल्टीप्लाई करो तो ये अप्रॉक्स आएगा 12 पॉइंट से ज़्यादा। कितना ज़्यादा आएगा मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इतना श्योर है कि 4 पाई की वैल्यू 12 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। यानी कि हमें जाना था 10 तक, 3 पाई आया है 9.42, 4 पाई आ रहा है 12, यानी 10 कहीं ना कहीं इसके बीच में रहेगा। यानी इस लाइन का जो ग्राफ होगा समथिंग टाइप का निकल जाएगा। यानी जो ये वाला प्लेस आपको दिख रहा है 10, ये आपका है 10,0, ठीक। काफ़ी छोटा लिख दिया है, दिख रहा होगा ये। ओके, तो इस तरह से लाइन हम लोग बना दिए, ठीक है। ओके,
तो अब बताओ ब्लैक और ब्लू कितनी जगहों पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 जगह पे 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस केसेस में हम बता सकते हैं कि इस फंक्शंस का सॉल्यूशन जो है x = 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई के बीच में 1 2 3 3 सॉल्यूशन आएंगे। और ये क्वेश्चंस आपको जे एडवांस 2014 में आया था इंटीजर में। इंटीजर मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3, तो 3 ऑप्शन को आप बबल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं फाइनली इसका लास्ट टाइम बोलता हूँ, पहले आपको ब्लू वाला बनाना है, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ आपके कॉपी में ये होना चाहिए। उसके बाद तीसरा ग्राफ आपका सेम एक्सिस पे ये दिखना चाहिए जो अब अभी प्रेजेंट टाइम आपको दिख रहा है, ठीक। तो तीसरे ग्राफ में आपको सर्च करना है कितने इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन log x/10 = -x। इस क्वेश्चंस में आपको दोनों ही ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि log x/10 का भी ग्राफ आपको रटा है। y = -x एक लाइन होता है, लाइन का ग्राफ भी आपको पता है। ये है y = mx टाइप का, y = mx टाइप की लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। और x का कोएफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है, यानी कि जो स्लोप है नेगेटिव है। तो कुछ बिहेवियर इस तरह का बनेगा, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो भाई एक एक बनाते हैं। और ये दोनों बनाएंगे किस एक्सिस पे भाई साहब? सेम एक्सिस पे, ठीक। तो चलो बनाते हैं। log x/10, याद करो बेस अगर 1 से ज़्यादा होता है तो log का ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, सही है। -x y = mx का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। अब ओरिजिन से ऐसे पास हो कि ऐसे पास हो, तो इस तरह जब पास होता है तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, और इस तरह से पास हो तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, -1 है, तो लाइन कुछ इस तरह का होगा। तो बताओ ये रहा आपका ग्राफ y = -x का, और ये ग्राफ है आपका y = log x/10 का। एक दोनों का मिलन कहाँ हो रहा है, कितनी जगहों पे हो रहा है भाई साहब? ये है आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट्स। तो अगर मैं बात करूं आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, वो आपका 1 आ जाएगा। कुछ लोग यार यहाँ पे सोच रहे होंगे, मैं भी शायद, क्या रीज़न है कि इसको हमने एक ही बार बना दिया, बाकी जो पिछले 1-2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें 3 स्टेप दिखाने पड़ते थे तब जाकर आंसर आता था। तो यहाँ पे यार दोनों ही ग्राफ आपको मेमोराइजली याद होगा, ठीक है, रिमेंबर होगा आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कर पा रहा हूँ। अगर ठीक है, अगर ये डिफ़िकल्ट होते तो सेम प्रोसेस करता, पहले अलग बना लेता, दूसरे का अलग बना लेता, फिर बाद में दोनों को सेम एक्सिस पे बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल दोनों क्वेश्चंस आसान थे ग्राफ बनाना, इसलिए हमने डायरेक्टली एक ही एक्सिस पे बना दिए, ठीक है। इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन हम ग्राफ का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं लगभग सारे वैरायटी आपके सामने दे दिया हूँ, ठीक है। फिर बाद में जब चैप्टर खत्म होगा तो मिक्स करके कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक। तो इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन sin x = x² + x + 1। उसी चीज़ को मैंने फिर से लिखा है। इस क्वेश्चन में यार देखा जाए आपको sin x का भी ग्राफ बनाना आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी ग्राफ बनाना आता है, ठीक। दोनों ग्राफ इजी में बना सकते हो आप। तो इसलिए मैंने इसको fx बोल दिया, सेकेंड वाला gx। तो हम sin x का ग्राफ बनाएंगे एक ही एक्सिस पे, और एक ही एक्सिस पे क्या बनाएंगे, x² + x + 1, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा कठिन है ग्राफ बनाना, sin x या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, sin x या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा कहना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों भाई कठिन है? कठिन इन द सेंस आपको टाइम लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने में। क्यों? क्योंकि मुझे इसका वर्टेक्स निकालना है, ओपनिंग देखना है, फिर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसका क्या सिचुएशन है। sin x तो अपने को याद होता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है, सिमिलरली। तब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मैं पहले बना देता हूँ, ठीक है। इसका जब वर्टेक्स हम लोग निकालेंगे, वर्टेक्स,
तो आएगा -b/2 है, सो दिस इज -1/2 एंड शायद इसकी वैल्यू -d/4 के हिसाब से सॉल्व करें तो b² -4 से -3 + 3 / 4 यानी 3/4। गाइस मेरे बातों को सुनना नहीं है, आप अपने कॉपी में अच्छे से वर्टेक्स निकाल कर भी मिला लो कि क्या जो मैं निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है। अब बताओ वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है पिक्चर के हिसाब से, तो यह लाई कर रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, और x² कैसा है 1 यानी 1 एक पॉजिटिव नंबर है। तो कुछ लोग ग्राफ ऐसे ले जाते हैं, पता ना क्यों उनको अच्छा लगता है समथिंग टाइप। यार ऐसे ले जाने क्या मतलब है, तुमने y एक्सिस को टच ही नहीं कराया। अच्छा आप बात करते हैं टच करेगा कि नहीं, तो चेक करो x को जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल रहा है, यानी y एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर ले जा रहा हो, अच्छी बात है, तो समथिंग टाइप हो जाएगा। ठीक, कट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए मुझे इस तरह से ले जाना पड़ेगा। अब बताओ ये टॉप पॉइंट क्या है, थोड़ा सा ऊपर से ले जाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, यानी ये जो वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो है आपका -12, 3/4, यानी कि y कोऑर्डिनेट यहाँ कितना मिल रहा है 3/4। ठीक है, 3/4 मिल रहा है। आगे बढ़ते। अब बताओ ग्राफ तो बन गया इसका, अब बनाते हैं y = sin x का। sin x का अपने को याद होता है कि सबसे टॉप पे 1 पॉइंट पे फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो अब बताओ ये 3/4 है, ये 0 का कितना आया था अभी पैराबोला पे 1 आया था, यानी कि पैराबोला का स्टार्टअप यहाँ से होगा कहीं ना कहीं समथिंग, ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ओके। अब ये तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ये तो आगे और इसके ग्राफ का कहीं आपस में मिलन होगा नहीं आगे बढ़ाएंगे तो, क्योंकि ये ऐसे जाएगा ये ऐसे चलेगा, तो आगे कभी कट करने कोई चांस बनेगा ही नहीं। अब पीछे आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशंस होगा। तो अब बताओ ये वाला हिस्सा जो होता है पीछे जो मिलेगा समथिंग, वो इस कोऑर्डिनेट से मिलेगा, इसके पहले मिलेगा। याद करो ये जब पहली बार नीचे आएगा तो वो कहलाएगा -π, अगर इसको कट करेगा तो -π कहलाएगा ना। ओके, ये ग्राफ एक्चुअली cos x का बन रहा था, हमें sin x का बनाना है ना भाई। ठीक है, अपने को sin x का ग्राफ बनाना था। sin x ग्राफ का नेचर कुछ इस फॉर्मेट का होगा, समथिंग टाइप का। ठीक है, जो इसके पहले हम कर रहे थे, अगर यहाँ पे cos x होता तो वो इस तरह से सोचा जाता है। ठीक है, तो इस एक्चुअली sin x ग्राफ इस फॉर्मेट का है। ठीक है, पीछे ऐसे आएंगे। अब सुनो, कुल लोग के दिमाग में आता है कि क्या ये वाला जो टॉप पॉइंट है क्या इसके साथ इंटरसेक्शन करता कि नहीं करता। तो मेरा कहना है कि ये आपका ऐसा π/2 होता है, ये होता है 3π/2। 3π/2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, 3π/2 पे 1 आ रहा है। तो चेक करो कि क्या इस लाइन पे रखेंगे 3π/2 तो क्या 1 आएगा। अगर 1 आता है तो ये कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से गया होता है इसके साथ मिलकर समथिंग, लेकिन जब 3π/2 रख के चेक करेंगे तो यार 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए इसको कुछ ऊपर से जाना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये ग्राफ sin x का बन चुका है, और ये ग्राफ एक बार मैं लास्ट रिव्यू दे दूँ ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ग्राफ बनाया, उसके बाद sin x का बनाया, लेकिन इसमें सोच समझ के बनाया कैसे जाएगा। तो हमने देखा कि y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट होता है पैराबोला का 0, 1 पे हुआ है इस एग्जाम्पल का, और sin x के ग्राफ का जो टॉप पॉइंट होता है वो 1 से पास होना चाहिए y = 1 की लाइन से, तो ये पास कराया और नीचे चला गया। तो इसका इंटरसेक्शन आगे कभी भी इधर मिलने वाला है नहीं। पीछे हमें शक था तो मैंने -3π/2 पे चेक किया, तो ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा ही आएगा किसी भी कीमत पे, करके देख लो आप। ओके, यानी कि ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा आएगा, तो यानी कि इसलिए ये चीज़ इसको टच नहीं किया है। ठीक, हाँ, अगर -3π/2 रखने पे और पैराबोला के रखने पे अगर वैल्यू 1, 1 आता तो इन दोनों का लेवल सेम होता, तो इसको कुछ में इस तरह से फिर जाता समथिंग टाइप का। ठीक है, ओके, बट ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए नहीं ले जा रहे। तो अब बात करते हैं कि कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट हुआ है पैराबोला और sin x। आप चेक करो, कुछ लोग खोज रहे होंगे अच्छे से। तो मैं पूछूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन
बताओ भाई कितने जगहों पर इंटरसेक्ट हुआ है? तो देख सकते हो कहीं इंटरसेक्शन मिला ही नहीं। साइन एक्स इधर चल रहा है, पैराबोला इधर चल रहा है, आपस में कोई मिलन नहीं एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल लिया। ठीक, तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक नया टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक जितना पढ़ा था। एंड नेक्स्ट टाइम पे हम लोग ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ याद है ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था। अब उस एक्स की जगह पे कुछ भी लिखा हो, साइन एक्स, टेन एक्स, e पावर एक्स, कुछ भी लिखा हो, तो इस तरह सिचुएशंस में ग्राफ को कैसे बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।